Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भारत में जो एक विषय हर किसी के दिमाग में बहुत हावी है और लोग उस बारे में बहुत बात कर रहे हैं, वो इशू है सवर्ण रिजर्वेशन का। सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने का, और इस बारे में सरकार जो मूव कर रही है उससे आप वाकिफ़ हैं। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण है, या बल्कि आरक्षण का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और क्या उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो आरक्षण दिया जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट थ्योरी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इनइक्वालिटी पर लंबे समय से शोध कर रहे जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार मौजूद हैं, जो इस बारे में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं, और आने वाले दिनों में वो लंदन की एक यूनिवर्सिटी में इस पर और शोध करने के लिए जा रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्लीज़ बताइए कि सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ से आया है ये? देखिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है वो 20वीं सदी में एक डिबेट से मीन्स पॉलिटिकल थियोरी में निकल के आया कि जो सरकारें हैं उनको कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए रिसोर्सेज, पावर, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 20th सेंचुरी में एक विषय पर, एक सिद्धांत पर सहमति बन रही थी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको कहा जाता है अवसर की समानता हिंदी में कहते हैं, इसको माना गया कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक प्रिंसिपल बनाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी सरकारें क्रिएट करें उनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाया जाए। लेकिन तो कुछ समुदाय जो है या दूसरे कुछ खासकर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो है विचारक हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहे। उन्होंने ये बताया कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दरअसल क्लेम तो करती है कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ये जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। ये कुछ सर्टेन, ये मदद करती है कुछ सर्टेन लोगों को मदद करती है पावर और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है कंसंट्रेट कर लेने में। रिसेंटली अभी जो थॉमस पिकेटी ने रिसेंटली जो अपना रिसर्च किया इनइक्वलिटी पर, जो उनकी किताब है कैपिटल इन 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने बताया है इस चीज़ को कि कैसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक मिथ है। मिथ उन्होंने मिथ नहीं कहा, लेकिन तो फ्रांस और अमेरिका का कंपैरिजन करके बताया कि संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक कारगर सिद्धांत नहीं हो सकता है। और दूसरे एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, उन्होंने तो क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया कि प्रेजेंट सोसाइटी में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक मिथ है। अरविंद, जो मैं आपसे आपकी इनिशियल जो इंट्रोडक्शन उससे जो समझ पा रहा हूँ कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग हैं वो इक्वल नहीं है और उन अपॉर्चुनिटीज़ का बराबर फ़ायदा उठाने की या बराबर एक्सेस करने की स्थिति में नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आप शायद ड्रॉ कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन का सिद्धांत आता है। ये पहला मतलब इसको कहा गया कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। नाउ जो लोग सहमत नहीं थे इस चीज़ से, उनके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकल के आया कि नहीं, कुछ समुदाय जो है छूट जाएंगे या रह जाएंगे, उनके लिए हमें कोई दूसरा भी एक सिद्धांत रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। सो उसमें जो है स्पेशल कुछ प्रोविजंस निकाले गए, जिन स्पेशल प्रोविजंस को दुनिया भर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं अफर्मेटिव एक्शन जाना जाता है, कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जाना जाता है, हमारे यहाँ उसको रिजर्वेशन नाम से जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही कुछ सोशल जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ये दुनिया के कई देशों में है। बल्कि मैं नॉर्थ कोरिया के एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। उन्होंने कोरिया में और भारत के रिजर्वेशन पर जो है कंपैरेटिव स्टडी किया है। ऐसे ही मलेशिया में ये सिद्धांत है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। मतलब दुनिया की जितनी भी लोकतांत्रिक कंट्री हैं सभी देशों में जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन है, वो किसी अन्य नाम से है। लेकिन ये जो आप जिसको आप रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन या डाइवर्सिटी प्रिंसिपल कुछ भी नाम दे दीजिए, तो इसका बेसिस क्या है अलग अलग देशों में, किस आधार पर ये दिया जाता है? भारत का उदाहरण अगर हम छोड़ भी दें आज, तो ये
उसका एक क्या ग्राउंड रूल क्या है कि किस वजह से दो सोशल ग्रुप को बराबर नहीं मानते हुए, एक को डिप्राइव्ड मानते हुए उनको रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है? तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? एक तो अलग अलग सोशल ग्रुप में पहला जो प्रिंसिपल है वो माइनॉरिटी माना जाता है कि अब माइनॉरिटी की अलग अलग देशों में अलग अलग डेफिनेशन होती है। मतलब माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी केवल नंबर के हिसाब से नहीं माना जाता है, उसकी उस देश के संसाधनों पर या पावर स्ट्रक्चर में कितनी हिस्सेदारी है उस अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी माना जाता है, मतलब माइनॉरिटी प्रिंसिपल के आधार पर। सो जैसे अमेरिका में ब्लैक्स को माइनॉरिटी माना जाता है क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हिस्टोरिक। वीमेन को इस कैटेगरी में रखा जाता है, वीमेन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ जो हैं उनको माना जाता है, इथनिक कम्युनिटीज़ को अलग अलग माना जाता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, जैसे कनाडा में हमारे यहाँ के सिख और ये सब जो कम्युनिटीज़ हैं उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है। सो ये अलग अलग जो है प्रोविजंस हैं तो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या प्रोविजन लिया, क्या उनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, क्या सिद्धांत था जिसके आधार पर उन्होंने भारत में रिजर्वेशन का जो सिद्धांत आया ये कहाँ से आता है? वैसे तो रिजर्वेशन का सिद्धांत को छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था, वहाँ सोलापुर स्टेट में, वहाँ से निकल के आता है। लेकिन तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है वो जो है पूना एक्ट और संविधान सभा में जो डिबेट हुआ था उससे निकल के आया। और जो बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ रिजर्वेशन का वो एक दो कम्युनिटीज़ को पहले दिया गया था और तीसरे के लिए कहा गया कि सरकार कमेटी बनाएगी और उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। वो था अनटचेबिलिटी और जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ जो कि हिस्टोरिकली जो है अलग अलग कारणों से समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं है। लेकिन तो इसमें यहाँ एक बात ये क्लियर कर देना ज़रूरी है कि जो ये दो कम्युनिटीज़ की लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, ये 1932 की जनगणना में बनी थी, 1931 की जनगणना में बनी थी। उस समय बहुत ढेर सारी कम्युनिटीज़ अलग अलग कारणों से जो है, भले वो शेड्यूल ट्राइब रही हों या शेड्यूल कास्ट रही हों, उन लोगों ने उनका इनरोलमेंट नहीं हो पाया था। सो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया था कि आने वाले समय में भारत सरकार एक जो है कमीशन बनाएगी और वो कमीशन जो है इंट्रोगेट करेगा और फाइंड आउट करेगा, वो एक कोई तीसरी कैटेगरी भी बना सकता है बैकवर्ड लोगों की, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की जो इन सबसे छूट गए होंगे। उसके आधार पर काका काकेलकर कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना जिसने जो है ओबीसी का दिया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि संविधान सभा की बहस में SC ST को रिजर्वेशन देना है, क्या इसका कोई विरोध आया था कहीं? कोई संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी तरफ से कोई आर्गूमेंट आया था कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए या रिजर्वेशन का कोई और आधार होना चाहिए? ऐसी कोई बहस आपने, चूँकि वो बहस पढ़ी है, तो ये ऐसी कोई बहस उसमें थी क्या? नहीं, इस तरह की बहस ये नहीं थी, बल्कि संविधान सभा में ही से ही ये निकल के आया कि जब वहाँ एक्सेप्टेबल दुनिया भर में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बहुत ढेर सारे प्रिंसिपल हैं, ऐसे समझिए ढेर सारे प्रिंसिपल हैं, जिनमें जब आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जा रहा था, तो जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे और जो है दूसरी तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज की, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल जो है वो लिबरल थियरी से निकल के आता है, तो वो सोशलिस्ट और लिबरल्स की एक राइवलरी रही है। इस वजह से वो ये चाहते थे कि केवल अगर वो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया तो आप समझ लीजिए कि 16(1) नहीं होता, एक तरह से 16(1) नहीं होता, सीधे 16(4) आ जाता है, 16(4) आ जाता। तो उन लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज की कि नहीं, जो है वो ये चाहते थे कि होल सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल डेमोक्रेसी का ही एकमात्र प्रिंसिपल ना हो, बल्कि सोशलिस्ट आइडियाज़ के, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाए। वहाँ से जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया।
अरविंद, एक चीज़ बताइए, क्या संविधान सभा में जो लोग संविधान लिख रहे थे उस समय उन्होंने कभी कल्पना की थी कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाएगा, गरीबों का आरक्षण दिया जाएगा? ये कल्पना उस बहस में कहीं नजर आती है क्या? उसके लिए दरअसल एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो मतलब उन लोगों की कल्पना में ये नहीं आ नहीं सकता था, उसका एक कारण ये था कि जो अर्ली 20th सेंचुरी है, मतलब बिगिनिंग का साल है, उसमें इकोनॉमिक को और सोशल को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट सेपरेट करके नहीं देखा जाता था। अगर आप देखेंगे तो हमेशा लिखा जाएगा राइट्स का, जो पॉलिटिकल थियरी वगैरह में जो राइट्स पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, वहाँ सोशल और इकोनॉमिक राइट बताया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक राइट, दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, सेपरेट नहीं आते हैं। ये सेपरेशन जो है वो बहुत ही जल्दी का है, 30-40 सालों का है। बल्कि इंडिया में तो खासकर जो है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट था, वहाँ से ये बहुत क्लियर कट सेपरेशन दिखाई दिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है वो मतलब इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे, या ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से सहमत थे, क्योंकि उनकी नज़र में जो है सोशल और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा सेपरेटेड चीज़ें नहीं होती थी। वो पूरे मतलब उस समय के विचारकों के ही नज़र में ये जो है दो अलग अलग चीज़ें, मतलब उतना क्लियर कट अलग चीज़ें नहीं थी जितना आज के समय में है। एक सवाल अब मैं बिल्कुल अभी के समय में आता हूँ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इससे पहले कोशिश हो चुकी है। एक बहुत सीरियस कोशिश, और जो एक ऑफिशियल मेमोरेंडम लाकर नरसिम्हा राव सरकार ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन उसमें ये नहीं था कि सवर्ण गरीबों को दिया जाएगा। उसमें गरीब मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को स्वीकार किया गया था, लेकिन वो किसको दिया जाएगा इसको क्वालिफाई नहीं किया गया था। इस बार वाले में फर्क ये है कि इस बार सरकार सवर्ण गरीबों को आरक्षण देना चाहती है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दो तरह से, एक मतलब आपको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिक्स जो है उसके हिसाब से, इसको आप कहाँ देखते हैं ये अभी वाला जो प्रपोजल है इसको? नहीं, देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर देखा जाए तो प्रपोजल इस वजह से नहीं स्टैंड करता है, क्योंकि अगर सरकार वास्तव में सीरियस है, देखिए बैकवर्डनेस सरकार आइडेंटिफाई कर सकती है, कोई भी कम्युनिटी बैकवर्ड हो, बट वो हवाओं में नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको एक कमीशन बनाना चाहिए जो कि प्रॉपरली स्टडी करके देखे कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग जो है हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपने महत्वपूर्ण बात, बल्कि मुझे लगता है कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 16(4) बहुत साफ साफ कह रहा है कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस को देंगे, बशर्ते क्वालिफाई कर रहा है कि वो जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं उन्हीं को देंगे। तो ये अब सरकार जब कह रही है कि 10% रिजर्वेशन दे देंगे, तब वो इस बात के लिए उसके पास डाटा नहीं है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है कि नहीं है। तो ये आप कोई स्टडी नहीं हो रही है, कोई स्टडी नहीं हो रही। वो जो है जो जिस आर्टिकल के तहत जो है मंडल कमीशन का या फिर काका काकेलकर कमीशन का गठन हुआ था, 340 आर्टिकल, सरकार को अगर किसी भी नए समुदाय को रिजर्वेशन देना है तो वो केवल एक के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, बल्कि वो सबके लिए है कि आपको पहले एक कमीशन बनाना होगा। वो कमीशन स्टडी करके रिपोर्ट बताएगा कि जो है ये है, और संसद उस पर विचार करेगी। हाँ, और उसके लिए आपको दूसरे भी तरीके हैं, जो है दूसरे तरीके भी सुझाएगा। वो केवल ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट तरीका है उसी के तहत जो है। मंडल कमीशन ने लगभग 40 उपाय सुझाए थे। हाँ, 40 उपाय सुझाए। रिजर्वेशन एक है, बैकवर्डनेस को रिमूव करने का मतलब मल्टीपल तरीका है, जिसके लिए वो कमीशन जो है, चूँकि एक्सपर्ट लोगों का कमीशन होता है, तो वो पूरी दुनिया भर के ट्रेंड्स देखते हैं कि क्या नए चैलेंजेज हैं। जैसे राइजिंग इनइक्वालिटीज एक नया चैलेंज है, ठीक है, जिसमें कि जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें वो कम्युनिटीज़ नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में विद इन कुछ फैमिलीज़ कैप्चर कर रही हैं, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि परिवार जो है, जो संस्था है, जिसको हमारे यहाँ जो है पब्लिक पॉलिसी में नहीं कुछ माना जा रहा है, परिवार अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बैकवर्डनेस क्रिएट भी कर रही है, और जो है परिवार का नेटवर्क जो है किसी को बैकवर्ड से अपवर्ड में भी ला सकता है,
और जो है खास परिवार में जन्म लेना वो नीचे भी डाल सकता है। सो ये सारे जो कंसिडरेशंस हैं। तो आप एक फ्लॉ बता रहे हैं इसमें पॉलिसी के लेवल पर कि बगैर किसी अध्ययन के, बगैर किसी स्टडी के, बगैर कमीशन बनाए सरकार ने इसको हड़बड़ी में लागू कर दिया। तो एक तो ये इससे ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रेंड मतलब स्टैंड नहीं करेगा, वो 2-4 हियरिंग में ही हो सकता है वो खारिज हो जाए। तो इससे लग रहा है कि जो है सरकार सीरियस नहीं थी इस इशू को लेकर। नहीं, फिर अगर सीरियस नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकल मूव है, इलेक्शन से ठीक पहले लाया गया, तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं थी। ये हो सकता है कि जो अचीव करने की कोशिश कर रही है उसको अचीव करने की सीरियस कोशिश नहीं हुई है, इतना तो हम सब लोग मान सकते हैं। लेकिन सरकार असल में अचीव क्या करना चाह रही थी यहाँ पर? अब देखिए, सरकार तो मेरी जो समझ है, सरकार जो है जो करंट टाइम में उस पर करप्शन के एलिगेशन है आर्म डील में राफेल पर, उससे सोसाइटी का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रही है मेरी समझ से केवल। हाँ, मुझे लगता है कि जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ सरकार की जो है गर्दन बहुत अच्छे से फंस चुकी है। सो वहाँ से उसको सोसाइटी का जो है डिबेट हटाना है, क्योंकि चौराहे पर भी अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो वो इसी पर डिबेट करेगा कि आज क्या हुआ राफेल पर। अब जो है डिबेट का मुद्दा वो बदलने की, तो वो सक्सेसफुली सरकार ने कर लिया एक तरह से। वो जो है वो, लेकिन इससे जो सोशल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नई सोशल फोर्सेस अनलीश हो रही हैं, लेकिन जो नई कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, डिबेट्स जहाँ पर जा रही हैं और जिस तरह के डिस्कोर्स शुरू हो रहा है और जिस तरह से कॉन्ट्रेरियन व्यूज एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो एक कोई नए तरह का पैराडाइम की तरफ ले जाएगा, या ये जो कंटिन्यूटी में ही चीज़ें चलती रहेंगी और ये किस तरह से इसको देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? आप इस पर आने वाले दिनों में एक तो ये भी हो सकता है कि जो है अब एक नया डिबेट यहाँ से बिगिन हो जाए कि अलग अलग समुदायों का जो है जो रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हो। ठीक, सो जैसे ओबीसी के लिए जो जनगणना बताती है कि 54% के आसपास जो है उनकी आबादी है, कुछ एनएसएसओ वगैरह के सर्वे ने बताया कि 45%, लेकिन 45 से 55% के बीच में कहीं पर उनकी जनसंख्या है जिनको कि 27% रिजर्वेशन दिया गया है। सो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये समुदाय जो है अपना रिजर्वेशन बढ़ाने की भी डिमांड करें। और अगर सरकार ने, मान लीजिए, जैसे एक दूसरा भी खतरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है आने वाली सरकारों के लिए, चाहे ये सरकार रिटर्न हो या दूसरी सरकार हो, अगर मतलब ये रिजर्वेशन लागू होता है तो कुछ दूसरी चीज़ें भी निकल के आएंगी। जैसे कि पूरे उत्तर भारत में लोअर ओबीसी कम्युनिटीज़ जो है अप आर्म हैं, मतलब उन्होंने हथियार उठा लिया है कि हमारा हिस्सा मिला नहीं, आज़ादी हमारा हिस्सा नहीं। हाँ, मतलब हम लोग जब फील्ड वर्क वगैरह करते हैं तो लोग सीधा ये एक बात कहते हैं कि साहब हमारे समुदाय से तो पुलिस वाला नहीं है। ठीक, सो वो कम्युनिटीज़ जो है अपने लिए डिमांड कर सकती हैं कि जो है जग गई हैं। हाँ, जातियाँ जग गई हैं। और ऐसे ही देखिए, किसान जातियाँ जो हैं, जो ट्रेडिशनली उसमें है, जाट हुए, मराठा हुए, पाटीदार हुए, ब्यूरोक्रेसी में ये मिसिंग है। तो वहाँ से जो है ये कम्युनिटीज़ भी डिमांड कर सकती हैं कि अगर 50% में किसी खास के लिए फिक्स किया जा सकता, अपर कास्ट के लिए, तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए भी 50% की सीमा अगर टूट सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं टूट सकती है। ये जो है ये बड़ा आने वाले समय को एक उथल पुथल वाले दौर। हाँ, तो यहाँ से जो है यहाँ से अलग, हाँ, ये एक दूसरा नैरेटिव हो सकता है कि जो है अगर ये क्विकली जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह से स्ट्रक डाउन नहीं हुआ, जिसकी मुझे पूरी पॉसिबिलिटी है, और भी जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि ये टेनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये लंबे दौर तक खिंचा तो जो है दूसरे, जो मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, लोअर ओबीसी कम्युनिटीज़, वो कहेंगे कि हमको यहाँ से निकाल के एक नई कैटेगरी बना के हमको डालिए। और वो डिमांड है भी, और सरकार ने उसके लिए कमीशन बना भी रखा है, जिसकी रिपोर्ट सरकार ला नहीं रही है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आप देख ही रहे हैं, सरकार उसको टाल रही है। तो ये नए सोशल फोर्सेस को अनलीश कर सकता है इस टर्म में। कोई और चीज जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें इस पूरे डिबेट का, कोई एक पहलू? नहीं, मुझे ये कोई बात, एक जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि इनइक्वलिटी के डिबेट से खासकर ये देखा जा रहा है कि दरअसल सोसाइटी में एक नेटवर्क इमर्ज हो रहा है लोगों का,
जो नौकरियां मिल रही हैं, अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो केवल टैलेंट और मेरिट की बदौलत नहीं मिल रही, वो एक मिथ है। लोगों को ज़्यादातर चीज़ें जो है फैमिली नेटवर्क, जान पहचान नेटवर्क, रेफरल्स इन सारी वजहों से मिल रही हैं। सो जैसे अब किसी का के परिवार, इवन एस्पिरेशन भी इन चीज़ों से मिल रहा है कि हमारे रिश्तेदार बड़े बड़े पदों पे हैं, तो मेरा सपना, मैं बड़ा सपना देखेंगे, हमारे घर आएंगे और ड्रीम भी वहाँ से आ रहा है, ड्रीम वहाँ से आ रहा है। सो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बताया था कैसे शादियाँ जो है अब जाति में पहले होती ही थी, जात के अलावा 2 क्राइटेरिया और जुड़ गया उसमें कि एजुकेशन और जो है एम्प्लॉयमेंट जुड़ गए, बहुत पॉपुलर भी हुआ, हाँ बहुत पॉपुलर हुआ था। तो इसमें जो मेरा सुझाव है, अगर जो है मतलब सोसाइटी में इस पर डिबेट हो तो बेहतरीन है कि हमें जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन जिसको यहाँ कहा जाता है, वो सभी कम्युनिटीज़ में अक्रॉस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हमें जो है डेप्रीवेशन पॉइंट लागू करना चाहिए। डेप्रीवेशन पॉइंट जो है पेरेंटल एजुकेशन देखना चाहिए, जेंडर देखना चाहिए, और जो है जियोग्राफिकल लोकेशन, रूरल अर्बन देखना चाहिए। सो अगर किसी के पेरेंट्स जो है कोई फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, किसी के पेरेंट्स जो है विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े हुए हैं, सो अगर उनका बच्चा किसी विश्वविद्यालय में अप्लाई करता है तो उसको जो है सर्टेन मार्क्स एडिशनल दिया जाना चाहिए। ऐसे ही वीमेन को जो है सर्टेन एडिशन मार्क्स दिए जाने चाहिए। जो कम्युनिटीज़, उससे क्या होगा कि जो कम्युनिटीज़ जैसे लोअर ओबीसीज हैं तो उनको भी, चूँकि जाहिर सी बात है कि उनके अगर लोग नहीं हैं, फादर नहीं है, तभी तो सन नहीं आ पा रहा है। सो उन लोगों के लिए एक बड़ा पुश होगा। और जो रिजर्वेशन की जो मूल अवधारणा है कि डाउन टूवर्ड, मतलब जो सबसे निचला व्यक्ति हो, उसको भी उठाया जाना चाहिए कि वो जो है निकल के आए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करे। मुझे लगता है कि डिबेट इस दिशा में जाना चाहिए। सो 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो पेरेंटल एजुकेशन हो सकता है, जेंडर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एससी एसटी में हुआ और या फिर ओबीसी में कैटेगरीज में हुआ, महिलाएं नहीं आ रही हैं, ठीक है। सो उन इश्यूज़ को हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रो नहीं कर सकते हैं। वो सारे इशूज़ एक सीरियस कंसर्न है। लैंग्वेज का इशू है कि लैंग्वेज किस तरह की स्कूल में स्कूलिंग हुई है। सो इस चीज़ को लेकर कंसर्न होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपने हमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय पर बहुत सरल शब्दों में बताया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी चर्चा को सुना। इस बारे में और अगर आपके कोई सवाल हैं तो YouTube में हमारा जो लिंक है द प्रिंट का, उसमें आप अपने सवाल भी डाल सकते हैं और निश्चित रूप से हम उसको अपने अगले एपिसोड में शामिल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।